Hello friends, welcome to all of you on your channel Science Guru the Best. Please subscribe the channel, like and share the video. आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. ठीक है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन चैप्टर नंबर 8 बायोलॉजी का ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. बहुत ही बेसिक चीजें इसमें आपको बायोलॉजी के बारे में जानने को मिलेगी, तो ध्यान से चैप्टर समझना है, पढ़ना है. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. हालांकि ऐसे तो बायोलॉजी इजी होती है कहते हैं, लेकिन फिर भी जो बायोलॉजी लेना चाहते हैं आगे और जो नहीं भी लेना चाहते, बहुत ही मजा आने वाला है इस चैप्टर में ना रिप्रोडक्शन को, तो इसको हम पढ़ेंगे. आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ये टॉपिक. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद इसको समझेंगे व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. जो चैप्टर का हमारा टॉपिक है, जो क्वेश्चन है कि व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन. ये 4 टॉपिक इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं. तो शुरू करते हैं. उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना. इसी तरह के और वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं. वहां पर मैंने क्लास 10 फिजिक्स केमिस्ट्री अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आपको चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे. बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए. तो शुरू करते हैं. ये जो चैप्टर का नाम है ना, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. ठीक है, समझ में आ गया आपको कि ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, ये क्वेश्चन है. ये तो समझेंगे ही, खैर है ना. हमें इसमें पढ़ने वाले रिप्रोडक्शन के जो मोड्स है उनके बारे में, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देयर आर 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. लेकिन उससे पहले ही जो बुक में भी लिखा हुआ है, एनसीईआरटी की बुक में जो सबसे पहले लिखा हुआ है ना, वो यही लिखा हुआ है. यानी ये क्वेश्चन है ना, ये हाउ की जगह क्या होना चाहिए था, वाई होना चाहिए था. यानी सबसे पहले हमें ये जानना है कि वाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. भाई करते कैसे है वो तो आगे पढ़ेंगे, करते क्यों है पहले ये भी तो समझ में आना चाहिए कि रिप्रोडक्शन करते क्यों है. ठीक है, उससे पहले रिप्रोडक्शन का मतलब हम जान लेते हैं. वैसे 8th क्लास में आपने ये चैप्टर था, वहां पढ़ा था कुछ, थोड़ा बहुत आपको कुछ बेसिक इसके बारे में इंफॉर्मेशन है. देखो, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है री प्लस प्रोडक्शन. ठीक है, री यानी अगेन, प्रोडक्शन हम जानते ही है. देखो इसका मतलब क्या है. वैसे मतलब रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिससे कोई भी इंडिविजुअल जो है वो अपने जैसे नए न्यू यंग वंस प्रोड्यूस करता है. तो रिप्रोडक्शन का मतलब हो गया वो प्रोसेस जिससे कोई भी लिविंग स्पीसीज है या कोई लिविंग बीइंग है वो अपने जैसे ही नए न्यू यंग वंस प्रोड्यूस करता है. दे प्रोड्यूस देयर न्यू यंग वंस ऑफ ऑन काइंड. The process by which living organism produce their young ones of their own kind, that process is called reproduction. ठीक है, डेफिनेशन मैंने लिख भी रखी है. ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूं एक बार. देखो ये है रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन. प्रोडक्शन ऑफ न्यू जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज. ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू जनरेशन. As we know that the generation after generation are produced by the living organism, so production of new generation of individual of the same species is called the reproduction. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a process by which living organism produce new individual of their own kind. So the process by which living organism produce new individual of their own kind, the process is called reproduction. ठीक है, तो ये reproduction की process होती है. अब जो है कि why reproduction. देखो, reproduction is the process that is not required for the existence of the life. It is not a life process. ठीक है, अगर ये लाइफ प्रोसेस होती तो ये लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में ही होती. वहां पर लाइफ प्रोसेस में हमने पढ़ा बहुत सारी प्रोसेस है जो लाइफ प्रोसेस है, दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द लाइफ, यानी जिंदा रहने के लिए जरूरी है वो. अगर वो लाइफ प्रोसेस नहीं होगी तो एक कोई इंडिविजुअल जो है वो जिंदा नहीं रहेगा. जैसे हमने वहां पर पढ़ा, हमने न्यूट्रिशन पढ़ा, हमने वहां पर सर्कुलेशन पढ़ा, हमने एक्सक्रेशन पढ़ा, ठीक है, रेस्पिरेशन पढ़ा. तो ये सारी लाइफ प्रोसेस है जो किसी लिविंग बीइंग को जिंदा रहने के लिए जरूरी है. दैट्स व्हाई दे आर लाइफ प्रोसेस. बट रिप्रोडक्शन इज नॉट द लाइफ प्रोसेस. इसीलिए ये चैप्टर अलग से है कि लाइफ प्रोसेस नहीं है. अच्छा, दूसरी चीज जो है ना, रिप्रोडक्शन एक वो प्रोसेस है जिसमें बहुत सारी एनर्जी जो है वो कंज्यूम होती है. व्हेन एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस, है ना. बहुत सारी एनर्जी चाहिए उसको ये प्रोसेस करने में. तो अब ये अगला क्वेश्चन यही होना चाहिए कि भाई जब कोई ऐसी प्रोसेस है जो जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है, द प्रोसेस दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द एक्सिस्टेंस ऑफ द लाइफ, नॉट रिक्वायर्ड फॉर द नॉट रिक्वायर्ड टू लिव, देन व्हाई लॉट ऑफ एनर्जी इज वेस्टेज इन दिस प्रोसेस. व्हाई एन ऑर्गेनिज्म शुड वेस्ट लॉट ऑफ एनर्जी इन दिस प्रोसेस. क्यों उसे इतनी वेस्ट करनी चाहिए एनर्जी को, क्यों रिप्रोडक्शन करना चाहिए. ठीक है, तो इसका आंसर यही है, फॉर द existence of the species of that particular species, for the continuation of that species, reproduction is required. भाई अगर हमारे पुरखों ने रिप्रोडक्शन नहीं किया होता तो आज आप और हम यहाँ होते क्या, नहीं होते. तो रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिससे किसी स्पीसीज का, किसी जाति का अस्तित्व बना रहेगा, वो एक्सिस्ट करेगी इस एनवायरमेंट में. ठीक है, अगर रिप्रोडक्शन नहीं रुक गया, रिप्रोडक्शन अगर यही रुक गया तो वो स्पीसीज तो क्या होगी, धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी. ठीक है, तो रिप्रोडक्शन कंटिन्यूएशन के लिए जरूरी है कि एक पीढ़ी के बाद, एक जनरेशन के बाद नेक्स्ट जनरेशन आए, तो इसके लिए किसी स्पीसीज का एक्सिस्टेंस इस अर्थ पे बना रहे, इसके लिए
कैसे बना रहेगा? जब वो रिप्रोडक्शन करेगी तभी तो। रिप्रोडक्शन अगर खत्म हो गया तो धीरे धीरे जो उस स्पीसीज के जो मेंबर है वो धीरे धीरे मेंबर डिसअपीयर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, और फिर वो स्पीसीज ही नहीं रहेगी। तो फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीसीज, जनरेशन आफ्टर द जनरेशन, रिप्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड, रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी, एंड फॉर द एक्सिस्टेंस ऑफ द स्पीसीज रिप्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड। तो ये जो क्वेश्चन है ना कि व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस क्यों करना चाहिए, तो उसका आंसर यही है, टू मेंटेन द एक्सिस्टेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, रिप्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड, रिप्रोडक्शन इज नीडेड for continuation of a species to avoid extinction. To avoid extinction, for continuation of a species, reproduction is required. इसलिए जो है रिप्रोडक्शन का होता है ना। जो स्पीसीज रिप्रोडक्शन करती है फिर उसके मेंबर्स को हम देखते हैं, है ना। जैसे एक स्पीसीज है, उसके मेंबर्स को अगर हम देखते हैं तब हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ ये उस स्पीसीज का मेंबर है। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? क्योंकि उनके मेंबर्स ने आपस में रिप्रोडक्शन किया, तभी तो उनकी इतनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई। तो जब पॉपुलेशन इंक्रीज होती है इतनी, तब हम देखते हैं कि हाँ भाई ये इस स्पीसीज का मेंबर है, ये डॉग है, ये कैट है, ये काऊ है, ये ह्यूमन बीइंग है, मंकी है, ठीक है, ये प्लांट है, इस तरह से। तो ये सब रिप्रोडक्शन की वजह से ही होता है। तो रिप्रोडक्शन जरूरी है ताकि उसका एक्सिस्टेंस बना रहे, जनरेशन आफ्टर जनरेशन कंटिन्यूएशन उसका चलता रहे, और इवोल्यूशन के लिए भी रिप्रोडक्शन जरूरी है। अगर इवोल्यूशन जो होता है, जो अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन के बारे में, तो इवोल्यूशन के लिए भी रिप्रोडक्शन जरूरी है ताकि वेरिएशंस आते रहे, वेरिएशंस एक्यूमुलेट होते रहे और न्यू स्पीसीज बनती रहे, ठीक है। तो इसलिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। सो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओन यंग वंस, एंड इट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द कंटिन्यूएशन ऑफ एन स्पीसीज, फॉर सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज, फॉर एक्सिस्टेंस ऑफ द स्पीसीज, रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी, ठीक है। अब देखो इसमें हम, जैसे मैंने ये डायग्राम बना रखा है, ये अमीबा का बाइनरी फ्यूजन, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये हम पढ़ेंगे। तो रिप्रोडक्शन जब होता है ना, तो रिप्रोडक्शन में क्या क्या होती है, कौन कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, किस तरह से होता है। सेल डिवीजन होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, ठीक है। सेलुलर एपरेटस जो होता है, ये सारा जो साइटोप्लाज्म और इसके अंदर जो बाकी जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनका भी डिवीजन होता है, ठीक है। जैसे ये एक सिंपल जो मेथड है बाइनरी फ्यूजन का वो है इसमें कि एक अमीबा जो है सबसे पहले इसके न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है और इस तरह से दो डॉटर सेल बन जाती है, ठीक है। तो एक सिंगल पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बनती है अमीबा में, बाइनरी फ्यूजन में ये हम पढ़ने वाले। इसी तरह से ह्यूमन में जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ठीक है, जिसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, इन विच टू पेरेंट्स इन्वॉल्व, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में पढ़ेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट्स, वो भी एक मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है ना। तो ये सारा अब इसमें हम पढ़ने वाले, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जिनको जानना यहाँ पर जरूरी है, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये जो टॉपिक है ना अगला हमारा, वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उनके बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ, वो जानना जरूरी है हमारे लिए। डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स, ठीक है, क्या ऑर्गेनिज्म अपनी एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट करता है, ये टॉपिक है ना। तो इसको पढ़ने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल, व्हाट इज डीएनए, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जीन क्या है, जेनेटिक मटेरियल्स क्या है, किस तरह से डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, डीएनए की कॉपी कैसे बनती है, और फिर वो कॉपी जो न्यू यंग वंस बनेगा उसमें किस तरह से उसका ट्रांसफर होता है। ये चीजें, इन टर्म्स को समझना जरूरी है। तो हम इस पे पहले अब डिस्कस कर लेते हैं, उससे जिनको जानना जरूरी है, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले हम उन बेसिक टर्म्स को थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं कि वो बेसिक टर्म्स क्या क्या है। देखो हमने 9th में पढ़ा सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी, स्ट्रक्चरल यूनिट, फंक्शनल यूनिट, फिजियोलॉजिकल यूनिट स्मॉलेस्ट यूनिट है, जिससे हमारी पूरी बॉडी बनती है। सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से सिस्टम बनते हैं, सिस्टम से हमारी बॉडी बनती है, ठीक है। तो सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, दैट कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ द सेल। जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज होती है, जो भी फंक्शन सेल के द्वारा परफॉर्म होते हैं, वो सारे किसके द्वारा कंट्रोल और रेगुलेटेड होते हैं, न्यूक्लियस के द्वारा होते हैं। एक चीज हमने और पढ़ी न्यूक्लियस के अंदर की, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। न्यूक्लियस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंफॉर्मेशन, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंफॉर्मेशन जनरेशन आफ्टर द जनरेशन, ठीक है। एक जनरेशन से पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग में, पेरेंट से जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, उस जनरेशन में जो इन्फॉर्मेशन जाएगी वो किसके थ्रू जाएगी, न्यूक्लियस के थ्रू जाएगी। न्यूक्लियस में वो इन्फॉर्मेशन होती है, जेनेटिक मटेरियल होता है। तो देखो इसको हम थोड़ा सा आगे समझते हैं और क्या क्या चीजें होती है इस तरह से। जैसे सेल है, ठीक है, और सेल के अंदर क्या है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है। एनिमल सेल में सेंटर में होता है, प्लांट सेल में हमने देखा थोड़ा सा पेरिफेरल होता है न्यूक्लियस की पोजीशन। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, जो कैसा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो दिखता नहीं है माइक्रोस्कोप से, वैसे जनरली जब सेल डिवाइडिंग स्टेज में होती है ना। ये जो जेनेटिक मटेरियल है थ्रेड लाइक
जब ये थिक हो जाता है, थोड़ा कंडेंस हो जाता है, तब हमें थोड़ा ऐसा दिखने लगता है, तब हम इसको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, यानी जेनेटिक मटेरियल क्या हुआ, जब थोड़ा मोटा मोटा हो गया, थोड़ा मोटा मोटा दिखने लग गया, जब सेल डिवीजन हो रहा है उस टाइम, तो हमें ये थोड़ा सा इस तरह से दिखने लगेगा। अभी इसको बोलेंगे क्रोमोसोम्स, है ना। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे हमारे सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं ह्यूमन बीइंग में, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये जो कंडेंस्ड है जेनेटिक मटेरियल, ये क्रोमोसोम है। ठीक है, क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं, क्रोमोसोम्स किसके बनते हैं, क्रोमोसोम्स बनते हैं डीएनए के। ठीक है, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। वाटसन और क्रिक ने ये मॉडल दिया था, जिनके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो ये डीएनए है, क्रोमोसोम्स किसके बने हैं, डीएनए के बने हैं। ठीक है, डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन होता है इसमें न्यूक्लियस के अंदर। डीएनए जो है, डीएनए के अंदर क्या है, अब डीएनए के जो टुकड़े हैं या डीएनए के जो सेगमेंट है, पार्ट ऑफ द डीएनए है, उनको हम कहते हैं जीन। यानी एक स्पेशल पार्ट, जैसे ये डीएनए का ये पार्ट हो गया, इसमें कुछ स्पेशल प्रोटीन बनाने की कैपेसिटी है, ये कुछ स्पेशल प्रोटीन बना सकता है, तो ये जीन है ना। तो जीन में वो इंफॉर्मेशन है जो आगे प्रोटीन बनाएगी, और जैसा प्रोटीन बनेगा उस प्रोटीन के अकॉर्डिंग बॉडी स्ट्रक्चर बनेगी, बॉडी डिजाइन बनेगी। ठीक है, जैसा जीन के अंदर जैसी कोडिंग हो रही है, जैसा प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन जीन के पास में है, वैसा प्रोटीन बनेगा आगे, और वो प्रोटीन चल के फिर बॉडी बनाएगा, बॉडी की स्ट्रक्चर उस प्रोटीन के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, तो ये पूरा इस तरह से है, इसको हमें समझना है। ठीक है, जैसे डिजाइन, हमें कोई डिजाइन बनानी है तो उस डिजाइन कैसी बनेगी, जैसा ब्लूप्रिंट होगा वैसी तो डिजाइन बनेगी। तो जो आगे ऑर्गेनिज्म बनेगा उसकी बॉडी डिजाइन कैसी बनेगी, जैसा उसका ब्लूप्रिंट होगा। तो यहाँ पर ब्लूप्रिंट क्या है, यहाँ पर ब्लूप्रिंट है उसका डीएनए, ये डीएनए उसका ब्लूप्रिंट है। तो जैसा डीएनए होगा, डीएनए के अंदर जैसे जीन होंगे, जिस जीन में जैसा प्रोटीन बनने की कैपेसिटी होगी, जैसा प्रोटीन बनेगा वैसे ही तो आगे बॉडी बनेगी। ठीक है, तो ये है हमारा ब्लूप्रिंट। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म का पहले ब्लूप्रिंट बनता है, फिर उसकी बॉडी बनती है, यानी डिजाइन बाद में बनती है। पहले ब्लूप्रिंट बनता है, फिर ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग डिजाइन बनती है। तो ये हमारा ब्लूप्रिंट है डीएनए। ठीक है, अब इस ब्लूप्रिंट की पहले कॉपी होनी चाहिए। जब अगली जनरेशन में नई हमें बॉडी डिजाइन बनानी है तो पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो पहले डीएनए का रिप्लिकेशन होगा, पहले डीएनए की एक एक्स्ट्रा कॉपी बनेगी, और उस एक्स्ट्रा कॉपी जो होगी वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगी। तो एक बार इसको फटाफट वापस से रिकॉल कर लेते हैं, ये क्या चीजें थी। देखो, हमने पढ़ा सेल होती है। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर करोड़ों अरबों खरबों सेल्स होती है। हर सेल के अंदर एक उसका न्यूक्लियस होता है, उसका सेंटर पार्ट होता है, जो इस सेल के सारी जो ऑर्गेनिज्म है वो सब इसके कंट्रोल में काम करता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, बाकी जो सेल एपरेटस है, साइटोप्लाज्म, वो सारी चीजें हैं। न्यूक्लियस है इसका कंट्रोल रूम। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, जो भी इंफॉर्मेशन है एक जनरेशन से अगले जनरेशन में लेके जाने का काम करता है ये जेनेटिक मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल भी कहा जाता है इसको। जेनेटिक मटेरियल कैसा दिखता है, यानी जब सेल डिवीजन होती है तो वो थोड़ा ऐसा कंडेंस्ड टाइप में हो जाता है। व्हेन जेनेटिक मटेरियल कंडेंस है, थोड़ा मोटा मोटा हो जाता है, तब उसको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। हमारी सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये क्रोमोसोम्स जो है ना, ये क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं, डीएनए के बने होते हैं, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। डीएनए की इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। डीएनए के एक सेगमेंट को हम कहते हैं जीन। ठीक है, और जीन में क्या होते हैं, जीन में होते हैं प्रोटीन। जीन बनाते हैं प्रोटीन, और जैसा प्रोटीन बनेगा वैसा ही बनेगा बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी डिजाइन। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें जो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम शुरू करते हैं हमारा अगला टॉपिक जो है कि डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी। क्या ऑर्गेनिज्म एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं क्या। ठीक है, यानी एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो उसका जो नेक्स्ट जनरेशन बनेगी, जो नेक्स्ट इंडिविजुअल उसका होगा, उसका जो बच्चा होगा, क्या वो उसके एग्जैक्ट कॉपी होगा। तो इसका आंसर है नो। नो आइडेंटिकल, नो 100% एग्जैक्ट कॉपी कैन बी ऑब्टेन्ड, कैन बी प्रोड्यूस्ड। अगर हम फोटोकॉपी भी करवाते हैं ना एक पेपर की, तो क्या वो एग्जैक्ट 100% एज इट इज होती, नहीं होती। अगर आपने पूरी सावधानी से, अगर आपने फोटोकॉपी भी अगर उसकी तैयार करी है, जीरोक्स कॉपी निकाली, तो भी उसमें डार्कनेस कम या ज्यादा हो जाएगी, है ना, या कहीं पर कोई एरर उसमें हो सकती है, थोड़ा सा जो है पेज टेढ़ा हो गया, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उसमें एरर आएगी। तो सेम ऐसा ही होता है, ये जो एरर है, ये जो मिस्टेक्स है, ठीक है, यही वेरिएशन है, इनको हम कहते हैं वेरिएशन। और ये वेरिएशन आने बहुत जरूरी है अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। किसी स्पीसीज को जिंदा रखने के लिए, सर्वाइव रखने के लिए, उसमें वेरिएशन का पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन आफ्टर द जनरेशन वेरिएशन शुड अराइज, वेरिएशन आने चाहिए, वेरिएशन शुड एक्युमुलेट। इससे इवोल्यूशन में हेल्प मिलती है और उसके सर्वाइवल में भी उस स्पीसीज के हेल्प मिलती है। तो ये हमारा अगला टॉपिक होने वाला है कि क्या ऑर्गेनिज्म अपनी एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट इज डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स। क्या ऑर्गेनिज्म अपनी एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं क्या। डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट देयर एग्जैक्ट कॉपी, क्या वो एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं क्या। तो इसको समझ लेते हैं। देखो यहां पर देखो, इसको समझना है हमें। रिप्रोडक्शन की हमने बात कर ली, अब हमें रिप्रोडक्शन को सेलुलर लेवल पे समझते हैं, सेल के लेवल पर समझते हैं कि व्हाट हैपन एट द सेलुलर लेवल। जब रिप्रोडक्शन होता है तो सेलुलर लेवल पर क्या होता है। देखो रिप्रोडक्शन होता है तो एक सेल डिवाइड होती है और एक सेल से 2 सेल बनती है, ठीक है, 2 सेल बनती है, 4 सेल बनती है।
दो तरह के सेल डिवीजन होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, मियोसिस एंड माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस जो सेल डिवीजन होता है इसमें 2 डॉटर सेल बनती है और मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स बनती है। तो ये कहने का मतलब सेल डिवाइड होगी, 2 की से 4 सेल बनेगी। अब देखो हम एग्जैक्ट कॉपी वाला जो मैकेनिज्म है, नहीं जो टॉपिक दिया है ना बुक में, इसको समझने की थोड़ा प्रयास करते हैं। हमें पता है कि डिजाइन सेम कब होगी, जब ब्लूप्रिंट सेम होगा। डिजाइन ऑफ द बॉडी विल बी सेम, विल बी सिमिलर इफ देयर ब्लूप्रिंट इज सिमिलर। तो हमें क्या करना है, ब्लूप्रिंट को सिमिलर करना है। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म है वो अपना न्यू यंग वन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो बच्चा एग्जैक्ट कब होगा, एग्जैक्ट बच्चा तब होगा ना जब उसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है वो उसके पेरेंट के जैसा एग्जैक्ट होगा। तो पहले क्या करना है, पेरेंट को उसकी एक कॉपी बनानी है, जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बनानी है और वो कॉपी फिर उस बच्चे में आगे ट्रांसफर करनी है। तो ये होना है। अब इसके लिए क्या होगा, ब्लूप्रिंट यानी वो जो कॉपी बनाएगा वो कॉपी क्या है, तो कॉपी अगर हम सेलुलर लेवल पे बात करें तो ये सेल है। ठीक है, जिन सेल में रिप्रोडक्शन होता है, हम रिप्रोडक्टिव सेल की बात करते हैं, किसी भी सेल की बात करते हैं, बॉडी की हर सेल में रिप्रोडक्शन होता है, 1 से 2 सेल बनती है। ठीक है, तभी तो बॉडी का डेवलपमेंट होता है, बॉडी की में ग्रोथ होती है। तो सेलुलर लेवल पर क्या होता है, देखो सबसे पहले क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है यानी जो क्रोमोसोम्स है वो डिवाइड होते हैं। क्रोमोसोम्स जब डिवाइड होते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रोमोसोम्स डिवाइड हो रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बन रही है, एक्स्ट्रा कॉपी क्रिएट हो रही है। ये ब्लूप्रिंट जो है ना इसकी कॉपी क्रिएट हो रही है, डीएनए की एक्स्ट्रा कॉपी क्रिएट हो रही है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पर डीएनए कॉपिंग हो रहा है, डीएनए कॉपिंग हो रहा है। जब डीएनए कॉपी हो जाएगा तो डीएनए के साथ में अब क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएंगे। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, न्यूक्लियस डिवाइडिंग। और जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये सेलुलर एपरेटस में डिवाइड हो जाएगा, सेल साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो जाएगा। बाकी जो सेलुलर ऑर्गन है, राइबोसोम्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम्स है, गोल्जी बॉडी है, ये सारे सेलुलर एपरेटस भी तो चाहिए। अकेला न्यूक्लियस थोड़ी सर्वाइव कर सकता है, न्यूक्लियस के साथ साथ ये चीजें भी चाहिए। तो ये सेलुलर एपरेटस की भी कॉपी होगी और इस तरह से 2 डॉटर सेल बनेगी। तो ये सेलुलर लेवल पे होता है, सेल जब रिप्रोडक्शन होता है ना तो ये सेलुलर लेवल पर ये चीजें सारी होती है। ठीक है, अब देखो सेलुलर लेवल पर जब एग्जैक्ट कॉपी बनानी है हमें, यानी न्यू यंग वंस प्रोड्यूस करना है, तो सबसे पहले उसकी ब्लूप्रिंट बनानी है। यानी हमें डीएनए को क्या करना है, रिप्लिकेट करना है, एक डीएनए की फोटोकॉपी बनानी है मान लो। अब वो फोटोकॉपी जो बनाने की प्रोसेस है ना, उसका नाम है डीएनए रिप्लिकेशन यानी कॉपिंग ऑफ डीएनए। क्योंकि डीएनए के अंदर ही तो भाई सारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए के अंदर ही तो है। बच्चे में जो पेरेंट्स से इन्फॉर्मेशन जाएगी वो किसके थ्रू जाएगी, डीएनए के थ्रू ही तो जाएगी। तो वो पहले डीएनए का एक एक्स्ट्रा शेड तो बने ताकि उसमें भेज सके, तो वो प्रोसेस है डीएनए रिप्लिकेशन। ठीक है, अब जो डीएनए रिप्लिकेशन होता है ये कैसे होता है, ये होता है बायोकेमिकल रिएक्शंस के द्वारा। यानी इसके अंदर बहुत सारी ऐसी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है, उन रिएक्शंस के थ्रू एक न्यू सेट बनता है डीएनए का। और वो न्यू जो सेट बनता है डीएनए का वो इस तरह से होता है, जैसे मान लो कि ये डीएनए है, ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। सबसे पहले ये रिप्लिकेशन होता है, रिप्लिकेशन होने के लिए ये दोनों हेलिकल जो है वो अलग अलग हो जाते हैं, फिर इसके साथ में एक नया सेट और आ जाता है और इसके साथ में एक सेट नया आ जाता है। तो जब डीएनए रिप्लिकेशन होता है तो ऐसा नहीं है कि एक जो ओल्डर वर्जन है उसका वो तो पेरेंट के अंदर रह गया और जो न्यू वर्जन है वो आगे नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, ऐसा नहीं होता। 2 कॉपी बनती है, 50% जेनेटिक मटेरियल पेरेंट में वही रहता है पुराने वाला, 50% जो नया जनरेट हुआ वो रह गया और फिर 50% आगे उसमें चला जाता है। तो इस तरह से डीएनए कॉपिंग होती है, 2 सेट बनते हैं। ठीक है, एक डीएनए के 2 डीएनए बन गए, यानी जितने भी क्रोमोसोम्स थे उनके 2 सेट बन गए। अब इनमें से ये जो कॉपी दोनों अलग अलग हो गई, डीएनए न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया तो अकेला न्यूक्लियस तो सर्वाइव कर नहीं पाएगा, न्यूक्लियस के साथ में बाकी सेलुलर एपरेटस भी तो चाहिए। ठीक है, न्यूक्लियस के साथ में साइटोप्लाज्म चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए, तो फिर इसका डिवीजन होगा सेल के साथ में ये। ठीक है, न्यूक्लियस के साथ साथ ये साइटोप्लाज्म और बाकी सेलुलर एपरेटस का डिवीजन होगा और इस तरह से 2 कॉपी एग्जैक्ट कॉपी बनेगी। अब ये जो बायोकेमिकल रिएक्शंस है जिनके थ्रू ये डीएनए कॉपिंग हो रही है, डीएनए की रिप्लिकेशन बन रही है, ये 100% एग्जैक्ट नहीं होती। कहने का मतलब है कि ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है, ऐसी कोई बायोकेमिकल प्रोसेस नहीं है जिससे एब्सोल्यूट कॉपी बनाई जा सके या 100% एरर फ्री कोई कॉपिंग या प्रोसेस हो, ऐसा नहीं होता। यानी उसमें कहीं ना कहीं ऐसे वेरिएशंस आने के, एरर होने के चांसेस है। तो वो एरर और वो जो चांसेस है ना वो ही वेरिएशन है। ठीक है, कि these copies are similar to the parental copy but not absolutely identical, not 100% identical to the parental copy के 100% identical नहीं है, कुछ ना कुछ वेरिएशंस तो आएगा। जैसे अगर हम फोटोकॉपी करते हैं तो उसमें उसकी डार्कनेस है, उसका कलर है, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो वेरिएशंस आएगी। अब कई बार क्या होता है, ये वेरिएशन अगर बहुत ज्यादा हो गए, if these variations are drastic then these variations cannot fit according to the atmosphere, according to the environment, so that cell will die, वो सेल मर जाएगी। अगर उसमें इस तरह के ड्रास्टिक चेंज आ गए, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल बना कि ये जेनेटिक मटेरियल इसके जो सेलुलर एपरेटस के साथ में फिट नहीं हो रहा है, इनके साथ में ये इसके साथ में फिट नहीं हो रहा है, तो ये सेल मर जाएगी।
और अगर कुछ इस तरह के वेरिएशन है, हल्के फुल्के वेरिएशन है, बहुत कम वेरिएशन है इस तरह के, या जो वेरिएशन है वो इस तरह के है कि दे आर एडेप्टेबल, दे आर सुटेबल विद दिस सेलुलर अपरेटस, विद दिस सेलुलर मटेरियल, तो वो क्या हो जाएंगे, वो सूट करेंगे और वो फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, वो सेल जिंदा रहेगी, द सेल विल लिव एंड द सेल विल कंटिन्यू टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो ये चीज होती है कि सम ड्रास्टिक चेंजेस, इफ देयर आर सम ड्रास्टिक changes the cell will die, and if the changes are minor, if the changes are subtle and according to the environment, according to the atmosphere, then the cell will survive, and these variations are beneficial। ये जो minor changes आ रहे हैं, ये जो minor variations आ रहे हैं इस सेल में, ये beneficial है। ये उसके एटमोस्फेयर में, जैसा उसका एटमोस्फेयर चेंज हो रहा है ना, जिस तरह से उसका बिहेवियर या उसके सराउंडिंग में जो जो चेंजेस हो रहे हैं, जैसे मान लो टेम्परेचर में चेंज हो रहा है या उसका एटमॉस्फेयर जिस तरीके से चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो उसमें वेरिएशन आ रही है, माइनर वेरिएशन उसके सेल में, तो ये उसके सर्वाइवल में बेनिफिशियल है, ये उसको लंबे टाइम तक जिंदा रखेंगे। इनकी वजह से वो अपने आप को बेस्ट तरीके से वहां पर अडेप्ट कर सकता है, ठीक है, ये उसके अडेप्टेशन में हेल्प करेंगे। तो दीज वेरिएशंस आर बेनिफिशियल एंड हेल्पफुल। इन वेरिएशन के बारे में तो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, हेरिडिटी और इवोल्यूशन वाले में, ठीक है। ये वेरिएशंस लीड करेंगे इवोल्यूशन को, इससे फिर इवोल्यूशन होगा। लेकिन यहाँ पर बस ये हमें यही पढ़ना है कि किस तरह से ये सेलुलर ये प्रोसेस होती है, सेल डिवीजन होता है। तो इसमें सेल डिवीजन में दो तरह के सेल डिवीजन होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस, यानी किस तरह से सेल अपनी एग्जैक्ट कॉपी बनाता है। तो इसको थोड़ा सा हम आगे समझ लेते हैं कि व्हाट इज माइटोसिस एंड व्हाट इज मियोसिस। दीज आर द टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। नेक्स्ट इज सेल डिवीजन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो दोनों को हम समझ लेते हैं। देखो माइटोसिस और मियोसिस में क्या होता है। माइटोसिस और मियोसिस को हम समझते हैं यहाँ पर कि माइटोसिस में क्या होता है, मियोसिस में क्या होता है। देखो माइटोसिस वो सेल डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जितने पेरेंट सेल में होते हैं उतने डॉटर सेल्स में होते हैं, ठीक है। इसलिए ये सेल जो पेरेंट सेल है ना, ये डिप्लॉयड होती है। जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में जितने भी जो हमारी सोमेटिक सेल्स है, यानी एक्सेप्ट द सेल ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी जो मेल में टेस्टिस की सेल जो जिनमें गेमेटोजेनेसिस होता है, जो स्पर्म प्रोड्यूस करती है वो सेल, और फीमेल में वो सेल जो ओवेरी के अंदर ओव्यूम प्रोड्यूस करती है, ठीक है। उन सेल को छोड़ के बाकी अपनी बॉडी की जितनी भी सेल्स है, उन सभी सेल्स में जो डिवीजन होता है, यानी जो रिप्रोडक्शन जिस मेथड से वो करती है, वो सेल डिवीजन है माइटोसिस, जिसमें उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर सेल में होते हैं जितने पेरेंट सेल में, 46। हमारे सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो 46 पेरेंट सेल में, 46 ही डॉटर सेल में। ये तो है माइटोसिस। और एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बनती है, ठीक है। ये पेरेंट सेल है, ठीक। डिप्लॉयड है 2n, डिप्लॉयड का मतलब है कि यहाँ पर कितने 46 क्रोमोसोम्स है, ठीक है। 2n 23 इंटू 2, 23 इंटू 2 46 डिप्लॉयड। अब इसमें सबसे पहले इसमें क्या होगी, ग्रोथ होगी, ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट होने के बाद में ये सेल डिवाइड होगी। जब सेल डिवाइड होगी तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने रहेंगे, जितने पेरेंट सेल में, यहाँ पर 46 थे, यहाँ पर भी 46 ही रहेंगे। तो ये तो हुआ माइटोसिस सेल डिवीजन, ठीक है। एक पेरेंट सेल से कितनी डॉटर सेल बनती है, 2। अब बात करते हैं मियोसिस की, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स में होती है। रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी जो स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स है और जो ओव्यूम प्रोड्यूसिंग सेल्स है, उनमें जो सेल डिवीजन होता है वो मियोसिस टाइप का सेल डिवीजन होता है। मियोसिस सेल डिवीजन, मियोसिस सेल डिवीजन इज अ सेल डिवीजन इन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन हाफ इन डॉटर सेल, ठीक है। पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम्स के नंबर है, उससे डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस होकर कितने हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। यानी यहाँ पर ये जो पेरेंट सेल है इसमें 46 क्रोमोसोम है, ये डिप्लॉयड है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर डॉटर सेल बनेगी, जो स्पर्म बनेंगे, जो ओव्यूम बनेंगे, उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ रह जाएंगे, 23 रह जाएंगे। तो ये कैसे होता है, इसमें देखो सबसे पहले जो सेल है जिसमें सेल डिवीजन होगा, उस सेल्स में ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, साइज में थोड़ा इनलार्जमेंट होता है, इंक्रीज होती है। और उसके बाद में इसमें फर्स्ट सेल डिवीजन होता है, जिसको हम इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड, ठीक है। तो जो फर्स्ट इसमें सेल डिवीजन होता है वो होता है मियोसिस टाइप में, यानी यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो रिड्यूस होकर हाफ हो गए, ठीक है। यहाँ 46 थे, यहाँ अब 23 हो गए यहाँ पर। और अब अगला जो डिवीजन इनमें होगा वो वापस इस टाइप का होगा, माइटोसिस टाइप का होगा। यानी अब यहाँ पर 23 है, तो अब 23 से और हाफ नहीं होंगे, अब ये 23 रहेंगे। और यहाँ पर 1 से 2, इधर 1 से 2 डॉटर सेल, यानी कुल टोटल कितनी होगी, टोटल 4 डॉटर सेल, टोटल 4 डॉटर सेल्स, ठीक है। यहाँ पर 4 डॉटर सेल्स है फ्रॉम 1 पेरेंट सेल। डॉटर सेल कितनी है यहाँ पर, 4 डॉटर सेल। तो ये है माइटोसिस सेल डिवीजन। ये कहां पर होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में।
ठीक है, जो हमारे गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल्स है, स्पर्म प्रोड्यूस करने वाली सेल है मेल में, और फीमेल में जो ओव्यूम प्रोड्यूस करने वाली सेल है, उनमें ये सेल डिवीजन होता है। कौन सा? मियोसिस, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने रह जाते हैं? हाफ ऑफ द पेरेंट सेल। कितनी डॉटर सेल बनती है? 4। और माइटोसिस जो सोमेटिक सेल्स होती है, बाकी जो सेल्स होती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अलावा, उनमें सब में माइटोसिस टाइप का सेल डिवीजन होता है, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उतने ही रहते हैं जितने पेरेंट्स में होते हैं, 46 इन डॉटर सेल। 1 पेरेंट सेल प्रोड्यूस 2 डॉटर सेल। इन मियोसिस 1 पेरेंट सेल प्रोड्यूस 4 डॉटर सेल। तो ये 2 सेल डिवीजन थे। अब हम बात करते हैं वेरिएशन की, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, व्हाई द वेरिएशंस आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये हम डिस्कस करते हैं। टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन की इंपॉर्टेंस क्या है? तो जैसा इसमें थोड़ा बुक में जो बता रखा है ना, मैं पहले वो आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि वेरिएशन की इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, सबसे पहले तो वेरिएशन का मतलब क्या है? तो वेरिएशन का मतलब है चेंजेस, वो चेंजेस जो किसी स्पीसीज के इंडिविजुअल्स में है लेकिन उसके पेरेंट में नहीं है। ठीक है, जैसे पेरेंट से कुछ एक्स्ट्रा, कुछ अलग जो चेंजेस आ गए ना, वो चेंजेस ही, वो फीचर्स ही उसके वेरिएशन है। सो वेरिएशन आर द फीचर्स चेंज इन द कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स व्हिच वर नॉट प्रेजेंट इन इट्स पेरेंट्स। मान लो एक बैक्टीरिया की स्पीसीज है, ठीक है, जो सपोज कि 60 डिग्री वाटर टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है, उसके पेरेंट्स में 50 डिग्री टेम्परेचर वाटर को टॉलरेट करने की कैपेसिटी थी। ये वेरिएशन उस बैक्टीरिया में अभी नई स्पीसीज में आ गया कि वो मोर देन 5 डिग्री, यानी सपोज कि वो 10 डिग्री ज्यादा भी वाटर का टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है, सहन कर सकता है। ये उसमें वेरिएशन है जो उसके पेरेंट में नहीं था। तो ये चेंजेस है, चेंज इन द फीचर्स, चेंज इन द बिहेवियर और चेंज इन द कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल व्हिच वर नॉट प्रेजेंट इन इट्स पेरेंट्स। वो वेरिएशन है। वेरिएशन की अभी इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, वेरिएशन दोनों तरह के हो सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों, यानी बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं। सम ड्रास्टिक वेरिएशंस व्हिच आर नॉट अडेप्टेबल दैट विल लीड द सेल टू डाई। ऐसे ड्रास्टिक चेंजेस आ गए उसके जेनेटिक मटेरियल में, जिस चेंजेस की वजह से उसका जेनेटिक मटेरियल सेलुलर एपरेटस के साथ में अडेप्ट नहीं हो रहा है, तो वो सेल मर जाएगी। एंड द माइनर चेंजेस, सबटल चेंजेस व्हिच आर बेनिफिशियल, which helps in adaptation of that genetic material with the cellular apparatus that will helps the beneficial that will help that individual to survive better, that will help in the adaptation of that species, है ना। तो वेरिएशन का मतलब ये हुआ। अब वेरिएशन किस तरह से बेनिफिशियल है, तो इसका हम थोड़ा सा देखो समझते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन क्या है? ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई वेल डिफाइंड प्लेसेस नीच इन इकोसिस्टम। कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो वो इकोसिस्टम में उसका एक वेल डिफाइंड प्लेस है, उसका एक अपना घर है। जैसे मान लो एक बैक्टीरिया का उदाहरण है कि भाई वो पानी में रहता है, और ऐसे पानी में रहता है जैसे मान लो थोड़ा कोल्ड वाटर है। अभी कुछ ऐसा चेंज हुआ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कि एकदम से उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, वाटर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। अब अगर उस वाटर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो ये इसके अकॉर्डिंग, यानी इंक्रीज्ड वाटर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अगर उसमें वेरिएशन है कि वो इसको टॉलरेट कर सकता है, तब तो वो बैक्टीरिया की स्पीसीज कंटिन्यू करेगी, अदरवाइज द बैक्टीरियल स्पीसीज विल डाई। तो ये वेरिएशन है। कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन बॉडी डिजाइन। देखो, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने एक वेल डिफाइंड प्लेसेस में रहता है, अपने हैबिटेट में रहता है, तो उस हैबिटेट में रहने के अनुकूल उसको एडेप्टिव कौन बनाता है? कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग। क्योंकि कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ दैट स्पीसीज। जब कंसिस्टेंटली वो डीएनए कॉपिंग होता रहेगा तभी तो वो बॉडी डिजाइन जनरेशन टू जनरेशन आगे जाएगी, और ये बॉडी डिजाइन ही, मतलब वो बैक्टीरिया की वो बॉडी डिजाइन ही तो उसको हेल्प करेगी कि वो वहां सर्वाइव कर रहा है ना। हमारी बॉडी डिजाइन की वजह से ही तो हम जो है वो जिंदा है। अगर हमारी बॉडी डिजाइन इस तरह से नहीं होती तो हम यहाँ इतने बेटर तरीके से हमारे एनवायरनमेंट में सराउंड नहीं कर पाते। तो कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन दी बॉडी डिजाइन, और उस बॉडी डिजाइन की, यानी उस फीचर्स की हेल्प से वो बेटर अडेप्ट करेगा इन दैट पर्टिकुलर नीच, इन दैट पर्टिकुलर हैबिटेट, इन दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। अब वेरिएशन का क्या रोल है? वेरिएशन हेल्प्स इन दी एडेप्टेशन एंड गिव बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल। अगर वो वेरिएशन अकॉर्डिंग टू उसके एनवायरनमेंट है, जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, बाहर का कैसा चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर उसमें वेरिएशन आ रहे हैं, उसके जीन्स में उस तरह से वेरिएशन आ रहे हैं, तो ऐसे वेरिएशन क्या होंगे? उसको हेल्प करेंगे। दीज वेरिएशन हेल्प इन द एडेप्टेशन एंड गिव बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ दैट इंडिविजुअल। ठीक है, एंड दीज वेरिएशन इंश्योर द स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीसीज। तो ये है इनकी इंपॉर्टेंस। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन? सो वेरिएशंस की इंपॉर्टेंस में आप ये लिख देंगे 2 पॉइंट कि वेरिएशन हेल्प्स इन द एडेप्टेशन एंड गिव बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल। वेरिएशन इंश्योर स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीसीज। अब इसको उस बैक्टीरिया वाले एग्जांपल से समझ लेते हैं कि मान लो एक बैक्टीरिया कोल्ड वाटर में रहता था और उसमें ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो ज्यादातर बैक्टीरिया जो थे वो डाई हो गए, लेकिन कुछ बैक्टीरिया
मान लो 2, 4, 5 बैक्टीरिया ऐसे थे जिनमें कुछ ऐसे वेरिएशन आ गए, उनके जीन्स में कुछ इस तरह के वेरिएशन थे। वेरिएशन आए कैसे? वही डीएनए कॉपिंग वाली प्रोसेस है। कुछ ऐसे वेरिएशन आ गए कि वो उस इंक्रीज्ड टेम्परेचर को, उस बढ़े हुए टेम्परेचर को भी सहन कर सकते थे, तो वो जिंदा रह गए। वो जिंदा रह गए तो अब टेम्परेचर वापस उतना तो डिक्रीज होना नहीं है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। मान लो कि वो हमेशा इतना ही रहने वाला टेम्परेचर अब आगे के लिए, तो भी वो 2, 4, 5 बैक्टीरिया जिंदा रहेगी, वो उस स्पीसीज को कंटिन्यू कर लेंगे। अब उनमें वापस रिप्रोडक्शन होगा और 2, 4 जो बैक्टीरिया बचे उनसे 10, 20, 50, 100, लाखों, करोड़ों बढ़ते जाएंगे, पॉपुलेशन उनकी इंक्रीज होती जाएगी। सो दे इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन, दे इंश्योर द एक्सिस्टेंस ऑफ द पॉपुलेशन। सो दीज आर द वेरिएशन एंड they are helpful for the existence, for the stability, for the survival, for the continuation and for the better adaptation of the species in its niche, in its environment, in its habitat। ठीक है, तो ये इस तरह से वेरिएशन है और इनका ये रोल है। ये वेरिएशन हम अगले चैप्टर में अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से वेरिएशंस आते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर है जिनकी वजह से वेरिएशंस आते हैं किसी स्पीसीज में, उसकी पॉपुलेशन में किस तरह से वो एक्यूमुलेट होते हैं और कैसे जनरेशन आफ्टर जनरेशन वेरिएशन जाते हैं और न्यू स्पीसीज बनाते हैं। इवोल्यूशन किस तरह से होता है ना, ह्यूमन इवोल्यूशन या बाकी जितने भी स्पीसीज हैं उनका इवोल्यूशन किस तरह से हुआ, ये सारा उस चैप्टर में हमें देखना है। एट द एंड आप सबसे रिक्वेस्ट कि अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है, अगर आपको पढ़ाया मेरा पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। बाकी वीडियोस देखने के लिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले और जो भी बाकी वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में दिए आप उनको भी देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ में लिंक को शेयर करें, वीडियो शेयर करें। ठीक है, कोई भी आपकी क्यूरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। सो थैंक्स अ लॉट टू ऑल।